लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की लखनऊ के साथ ही 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। लखनऊ क्षेत्र की बात करें तो यहां पर लखनऊ लोकसभा सीट और मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न हुआ है। हम इस वक्त लखनऊ में हैं, हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि लखनऊ सीट में किस तरह के चुनावी समीकरण रहे हैं, किस तरह का इतिहास रहा है और कौन से वो मुद्दे हैं जो कि इस बार चुनाव में हावी रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे। अपना पहले तो परिचय दे दीजिए और इसके बाद में लखनऊ का जो इतिहास है, क्योंकि जो ये सीट है उसको बोला जाता है कि भाजपा की परंपरागत सीट है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं ज्ञानेश शुक्ला हूँ और ये जो पांचवा चरण है इसमें 14 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और ये 14 में से 2019 के बरक्स देखेंगे तो इसमें से एक सीट रायबरेली को छोड़ दी जाए, वो कांग्रेस के खाते में गई थी, सोनिया गांधी जीती थी। बाकी 13 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो ये चरण ऐसा चरण है कि हमने पहले चरण के बाद से जब देखा तो ये लगातार ऐसे चरण आ रहे हैं जहाँ पर बीजेपी ने पिछली बार बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, तो उन्हीं में से ये भी चरण शामिल हैं, वो सीटें। और जैसा आपने कहा कि लखनऊ और मोहनलालगंज, लखनऊ शहर में इस ज़िले में 2 संसदीय सीटें हैं, लखनऊ की और मोहनलालगंज की। दोनों ही जगहों पर जो चेहरे हैं बीजेपी के या जो अभी सिटिंग सांसद हैं वो कद्दावर चेहरे हैं और चूंकि मोदी सरकार में मंत्री के पद पर हैं तो इसलिए उनकी तरफ निगाहें सारे देश की भी लगी हुई हैं। मोहनलालगंज में कौशल किशोर हैं, कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं देश के। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक सारे लोग देख रहे हैं, बड़ा एक फोकस भी बना हुआ है। और ये जो सीट है लखनऊ की, जब हम बात करेंगे तो लखनऊ की सीट तो एक तरीके से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक तरीके से ये पूरा ऐसा क्षेत्र था कि वो सिर्फ चुनाव के समय आते थे और बाद में उनको ना सिर्फ वो जब चुनाव नहीं भी लड़ रहे होते थे, 2009 का चुनाव, तो सिर्फ उनकी नुमाइंदगी के नाम पर लालजी टंडन यहाँ से सांसद बन गए। तो 5 बार अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से सांसद चुने गए। इस सीट पर हर जगह की तरीके से पूरे बाकी उत्तर प्रदेश के मानिंद यहाँ पर कांग्रेस का परचम फहराता रहा था एक वक्त तक। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ से सांसद बनी थी। उसके बाद शीला कौल को भी यहाँ से मौका मिला। हालांकि 77 के चुनाव और 89 के चुनाव में, 77 के चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा यहाँ से जीते थे और 89 के चुनाव में मानधाता सिंह जनता दल से जीते थे। उसके बाद से फिर ऐसा जो समीकरण बदला यहाँ पर बीजेपी, और बीजेपी में भी अटल बिहारी वाजपेयी का ये एक चेहरा बन गया, एक ऐसी जगह बन गई। 1991 का चुनाव हो, 1996 का चुनाव हो, 1998 का चुनाव हो, 1999 का चुनाव हो, 2004 का चुनाव हो, और मैंने आपसे जो बात कही कि 2009 का भी चुनाव। अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ हो चुके थे, वो सक्रिय नहीं थे, बावजूद इसके लालजी टंडन यहाँ चुनाव लड़े और उन्होंने कहा कि अटल जी ने अपना कुर्ता भेजा है, अपने आप को कहा है कि मैं लखनऊ के लोग मुझे जिताकर भेजें। वो अगर लालजी टंडन जीतते हैं वो जीत अटल बिहारी वाजपेयी की होगी। और सिर्फ इसी वजह से यहाँ के लोगों का ऐसा जुड़ाव रहा कि वो लालजी टंडन भी यहाँ पर भारी बहुमत से चुनाव जीत गए। तो ये एक ऐसा पूरा गढ़ है बीजेपी का लखनऊ की, अगर हम बात करेंगे, जहाँ पर बीजेपी और अटल बिहारी वाजपेयी ये एक बड़ा नाता रहा है। और 2014 और 2019 में तो राजनाथ सिंह यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब यही देखना होगा कि लखनऊ की जनता हैट्रिक लगवा पाती है राजनाथ सिंह को। और चूंकि लखनऊ के साथ यहाँ पर एक और अहम हो जाता है, यहाँ की एक और सीट है लखनऊ की, तो वो विधानसभा सीट पर भी लखनऊ पूर्वी में चुनाव हो रहे हैं। इसमें चूँकि रिक्त सीट हो गई थी तो इसलिए यहाँ पर इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहाँ पर आशुतोष टंडन पहले यहाँ पर विधायक थे, लेकिन वो लंबी बीमारी से उनका निधन हो गया था। उसकी वजह से ये सीट पर चुनाव हुआ है, जहाँ पर उस पर भी सारे दल, खासतौर से ये 3 दल, तो जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो एक साथ है, और बीएसपी, ये अपना दांव आजमा रहे हैं। ये तो बात हो गई लखनऊ लोकसभा सीट की। अब मोहनलालगंज की बात कर लेते हैं। वहाँ से भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। उस सीट का समीकरण किस तरह से देखते हैं? मेरा नाम खुर्रम निज़ामी। अगर हम मोहनलालगंज की बात करें तो कौशल किशोर भी हैट्रिक लगाने को तैयार हैं, लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो वो एक ऐसी सीट है, रिजर्व सीट है। तो जो डॉक्टर आर.के. चौधरी जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी पहले जीत चुके हैं वहाँ पर, वो भी मंत्री, उनका भी कद अच्छा है, बसपा में रह चुके हैं। तो इस बार वो भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ कांटे की टक्कर है। वजह ये थी कि जब ये बात चली थी कि बहुत लोग का टिकट कट सकता है तो कौशल किशोर का भी नाम उसमें आता था। हालांकि उनकी पत्नी जया देवी वहीं से विधायक भी हैं तो उनका नाम आता था, लेकिन
ऐसा कुछ हुआ नहीं, तकरीबन सभी लोग को टिकट दिया गया, 1-2 कटे, इलाहाबाद का कटा, 1-2 प्रयागराज कटे, लेकिन ये कौशक किशोर बच गए। मंत्री भी हैं, मोदी की साख दांव पर भी है, और जाहिर सी बात है जो वहाँ का, अगर आप जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण जो ऐसे हैं कि जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ मैंगो बेल्ट है, तो वहाँ की ज़रूरतें अलग है शहरों से, वहाँ के मिजाज फ़र्क है शहरों से, वहाँ राशन है जिसकी चर्चा है, लेकिन मैंगो बेल्ट पे कुछ ख़ास काम नहीं हुआ है, मैंगो एक्सपोर्ट पे काम नहीं हुआ, इसको लेकर नाराज़गी है कि 10 साल आप रहे, मैंगो बेल्ट को लेकर आपने काम नहीं किया, पॉल्यूशन जो मैंगो बेल्ट को खा रहा है, मैंगो बेल्ट को ख़त्म कर रहा है, उस पर ख़ास कुछ काम नहीं किया गया है। तो वहीं आर के चौधरी उनकी दिक्कतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि वो भी उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से भली भांति वाकिफ़ हैं। कौशक किशोर की एक अच्छी बात यह है कि वो एक्सेसिबल है, आप सुबह जाइए तो जनता दरबार होता है, वो सबको सुनते, जो मन वो मिल ले, कमरे तक चला जाता है आदमी, मिल भी लेता है, बात भी कर लेता है, फ़ोन भी कर देते हैं कौशक किशोर, तो बात है। लेकिन उसके बावजूद भी एक नाराज़गी, ख़ास काम आपने कुछ किया नहीं। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी बहुत सारी समस्याएं वैसे ही है जो 10 साल पहले थी, उनकी भी नाराज़गी कि आपने गांव के लिए कुछ नहीं किया। तो तमाम बातें जो समीकरण हैं वो कौशक किशोर के लिए भी बेहतर है, मुफीद है, तो साथ ही जो आर के चौधरी उनके लिए भी मुफीद है। तो वहाँ जाते समीकरण काउंट नहीं करेंगे, वहाँ काउंट करेगा कि सांसद का व्यवहार कैसा है, तो आर के चौधरी हो या फिर कौशक किशोर। कौशक किशोर का व्यवहार नहीं बदला, मंत्री होने के बाद भी नहीं बदला, दोबारा सांसद होने के बाद भी नहीं बदला, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन जब प्रोडक्टिविटी की बात आएगी, आपने कितना कुछ किया, तो वहाँ कौशक किशोर को थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर महसूस आएगी। बाकी आवाम क्या सोचती है ये तो वही जाने, कौन सांसद बनेगा, मोहनलालगंज का हैट्रिक होगी या फिर आर के चौधरी दोबारा वहाँ लौटेंगे, ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। तो जातिगत समीकरण के साथ में जो ज़मीनी काम हैं वो भी प्रभाव डालेंगे। आपसे बात करना चाहेंगे, चुनाव के दौरान आपने भी अलग अलग जगह कवरेज की होगी, लोगों से मिले होंगे, तो कौन से वो मुद्दे हैं प्रमुख जो लखनऊ सीट पर या मोहनलालगंज सीट पर आप देख रहे हैं कि जो चुनाव पर प्रभाव डालने वाले हैं? लखनऊ सीट पे तो हमें कोई मुद्दा नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी लोग बीजेपी को वोट करते हैं। क्योंकि मैं जब एक रिपोर्ट के सिलसिले में चौक एरिया गया तो वहाँ हमें राजा ठंडाई जो फेमस दुकान है, वहाँ पे हमें मुस्लिम लोग भी मिले और हिंदू लोग भी मिले, और वो काफ़ी एज मतलब उनकी एज अबव 80 के आसपास थी। वो लोग कह रहे हैं मैं तब से बीजेपी को वोट देता आ रहा हूँ, बीजेपी को वोट दे रहा हूँ। लेकिन जैसे बात की जाए मोहनलालगंज लोकसभा सीट की, तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट में कौशल किशोर जी ने 10 साल में कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि मोहनलालगंज कस्बे का ये हालत है कि वहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे के जाम लगते हैं, और एक रेलवे क्रॉसिंग का फ्लाईओवर तक नहीं बनवा पाए हैं। मोहनलालगंज तहसील की बात कर ली जाए, मोहनलालगंज ब्लॉक की बात कर ली जाए, वहाँ इन्होंने 10 साल में सांसद रहते हुए कुछ भी काम नहीं किया है। ये केवल मोदी जी के नाम पे वोट पा रहे थे, और उन्हीं के नाम पे फिर ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो इनका चुनाव प्रचार में कैंपेन का कवर भी किया मैंने, तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि कौशल किशोर के नाम से वोट मत मांगिए, आप मोदी जी के नाम से वोट मांगिए, तब इनको वोट मिलेगा, नहीं तो इनको वोट नहीं मिलेगा। मोहनलालगंज कस्बे में इन्होंने एक भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि एक जो मोदी जी कहते हैं शौचालय बनवाए, इन्होंने एक पब्लिक टॉयलेट ही बनवा दिया था, तो लोगों को वहाँ जो समस्याएं होती वो ना हो रही होती। और ये आप ग्राउंड पे जाके मोहनलालगंज कस्बे में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ भली बात ही देख लीजिए। ना तो इन्होंने कोई डिग्री कॉलेज बनवाया जिसका इन्होंने वादा किया था, वहाँ 22-25 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ लखनऊ पढ़ने के लिए आते हैं, और लखनऊ से इतना करीबी कस्बा होने के बावजूद वो लखनऊ के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। आप अगर सबसे पिछड़े इलाके में लखनऊ के आसपास कोई भी इलाका ढूंढेंगे तो आप मोहनलालगंज कस्बे के आसपास किसी भी गाँव में चले जाइए, वहाँ आपको कम पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, ऐसे बैठे खाली बैठे लोग मिल जाएंगे, बेरोजगार, कोई फैक्ट्री कुछ काम नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जिस पर लोग इन्होंने पिछले 10 सालों में कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। 1% केवल जो भी योजनाएं थी इन्होंने राशन बांटा है, टॉयलेट दे दिए हैं, या घर घर जो भी घर बनवा दिए हैं, बस ये हुआ है। जो भी केंद्र की सरकारें थी उन जो केंद्र ने काम किया, बाकी अगर इन्होंने जो गाँव गोल लिया हो उसकी भी आप हालत देख लीजिए, 10 साल में कुछ उसका भी नहीं किया है। तो कौशल किशोर का तो मेरे हिसाब से तो अभी इस बार समीकरण थोड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। अगर आप वोट परसेंटेज भी 2019 का देखेंगे तो CL वर्मा को करीब 5,68,000 या 5,62,000 वोट मिले थे, और आर के चौधरी 60,000 वोट पाए थे, जबकि ये कांग्रेस से लड़े थे। और कौशल किशोर को मिले थे 6,12,000 वोट के 6,13,000 वोट। तो आप इन सबको काउंट कर लेंगे तो लगभग नेक टू नेक फाइट है। तब उसके बाद ये तो 4 जून को पता चलेगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो मोहनलालगंज में केंद्र सरकार के कामों पर वोट होने वाला है। हाँ, कौशल किशोर के जी नाम पे वोट जी। भाजपा सरकार का कहना है कि 400 पार का नारा उन्होंने दिया, लेकिन लखनऊ में वो 5 लाख पार की बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनाथ जी इससे पहले लगभग 2.5 लाख वोटों से जीते थे, और राजनाथ जी ने काफ़ी काम किया है, लखनऊ के लिए रिंग रोड बनवाई, काफ़ी ओवर ब्रिज बनवाए हैं, और ऐसी कई योजनाएं लाए हैं जो लखनऊ के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। यहाँ जाम सबसे बड़ी समस्या रहती थी, तो उसको राजनाथ जी ने काफ़ी पुलों के द्वारा उन्होंने ये जाम की समस्या को ख़त्म करने का प्रयास किया। लखनऊ में इतना तगड़ा गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का
इसलिए यहाँ जीतेंगे ज़रूर, मगर हमें ये लगता है जैसे मोदी का ये नारा है 400 पार, उसी तरह मिलता जुलता ये 5 लाख, अब की बार 5 लाख पार, ना उधर 400 पार हो रहा है ना इधर 5 लाख पार हो रहा है, लेकिन जीत दोनों जगह होगी। अच्छा, बात कांग्रेस, सपा और भाजपा की हो गई, बसपा को कहाँ पर देख रहे हैं, वो कहाँ स्टैंड करता है? बसपा की स्थिति तो बहुत ख़राब है, तो सब धरातल पर ही सब चारों तरफ दिख रहा है, लेकिन जितना दिख रहा है उतना कहा नहीं जा सकता। मायावती ने साइलेंटली काफ़ी काम किया है। दूसरी चीज़ कि इनके जो उत्तराधिकारी थे आकाश आनंद जी, उन्होंने जो एक बयान दे दिया, शायद सीतापुर में ही दिया है, उसके बाद से उनको पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया, और इसका भी एक बड़ा बसपा के प्रचार अभियान पे असर पड़ा है। और जहाँ तक लखनऊ सीट की बात है, तो लखनऊ सीट में बसपा तो कहीं लड़ाई में दिखाई नहीं दे रही है लखनऊ में। और मैं अभी आज दोपहर में चौक, जैसा कि आप बता रहे थे कि चौक इलाके में और लाल बाग में गया था, चौक भी गया था, तो मैंने देखा कि कई मतदान केंद्रों पे जो बीजेपी के काउंटर बने हुए थे, वहाँ बुर्का पहनी हुई महिलाएं थीं जो पर्ची ले रही थी, और कुछ मुस्लिम लोग थे, बुजुर्ग थे। मैंने अपने आँखों से देखा और उन लोगों से बात करने का ही प्रयास किया, तो वो लोग ये कह रहे थे कि हम लोग बीजेपी को ही वोट देते हैं और अभी भी दे रहे हैं, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लखनऊ में अगर बीजेपी कह रही है 5 लाख पार, तो 5 लाख पार थोड़ा विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है कि राजनाथ जी लंबे डिफरेंस के साथ जीतेंगे। और बीजेपी की ये सीट परंपरागत रूप से ये तब से है जब अटल जी राजनीति में शायद नहीं थे। अटल जी राजनीति में आने के पहले पत्रकार थे, पांचजन्य और शायद स्वदेश पत्रिका वो निकालते थे, और पांचजन्य आरएसएस की पत्रिका है, वो बाद में उसका यहाँ से लखनऊ से हेडक्वार्टर हटा के उन्होंने दिल्ली कर दिया। तो जब लखनऊ में शुरू हुई वो पत्रिका, लखनऊ में कार्यालय था, तो अटल जी उसके संपादक थे, और अटल जी खुद ही वो संपादक भी थे, सर्कुलेशन भी का काम करते थे, सारा कुछ वो खुद ही करते थे। तो अटल जी के कई ऐसी चीज़ें हैं लखनऊ से के संस्मरण हैं कि अटल जी के जेब में पैसे नहीं होते थे, तो मिठाई खाने वाली दुकान से वो आँख बंद करके निकल जाते थे। तो कई ऐसी चीज़ें थीं। तो अटल जी का एक भावनात्मक, और उनका राजनीति के अलावा कर्मभूमि एक तरह से रही है लखनऊ की धरती, तो अटल जी का एक भावनात्मक और लंबा वो रहा है, एक विरासत रही है अटल जी की और बीजेपी की। दूसरा एक और कारण है कि जो हिंदी बेल्ट में है, तो लखनऊ जो है शुरू से ही बीजेपी आरएसएस की गतिविधियों का सेंटर रहा है। वो चाहे नानाजी देशमुख रहे हों, चाहे दीनदयाल उपाध्याय रहे हों, उसके बाद में अटल जी रहे हों, या जो भी इस तरह से, तो गतिविधियों का केंद्र लखनऊ रहा है। और सिर्फ बीजेपी आरएसएस ही क्यों, अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता संग्राम में भी लखनऊ का बड़ा अहम रोल रहा है, केंद्र रहा है। तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। अभी यहाँ की आबादी के हिसाब से देखें तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, नेशनल इश्यूज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक परंपरागत सीट होने में सॉफ्ट मतलब रहता है, और उसका लाभ बीजेपी को मिलता है। आज का जो मतदान है वो हो चुका है, तो आज के मतदान के बाद आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह का कंपटीशन देख रहे हैं? देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी कि अगर हम लखनऊ में चूँकि बैठे हुए हैं, तो लखनऊ और मोहनलालगंज, तो हमारे जितने भी साथी अभी यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी, मोहनलालगंज की जो बात हो रही थी, वो बिल्कुल निश्चित तौर से सबने एकदम ज़मीनी हकीकत को बयां किया है कि वहाँ पर दिक्कत रही है, क्योंकि ये सिर्फ लखनऊ, मोहनलालगंज और यहीं तक सीमित नहीं है। ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सांसदों का उतना कनेक्ट नहीं हो पाया जितना उम्मीद थी लोगों को। लेकिन चूँकि यहाँ पर आपने जो एक सवाल ये किया था कि बीएसपी का, तो बाकी भी जगहों पर और लखनऊ की बरक्स में भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर अमरेश रावत
मोहनलालगंज में है, तो मुकाबला लेकिन बीजेपी और आर के चौधरी के बीच में ही, क्योंकि आर के चौधरी भी बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। वो खुद बीएसपी से तब रहे थे जब कांशीराम के समय से, तो वो एक बड़े चेहरा थे और उनके बीच में मुकाबला दिखाई दिया। लखनऊ की ऐसी सीट है कि जहाँ पर चर्चा इस बात की नहीं होती कि कौन जीतेगा, यहाँ पर चर्चा इस बात की होती मार्जिन क्या रहेगा। तो मार्जिन की बात होगी लखनऊ में, क्योंकि राजनाथ सिंह ने नो डाउट जो तमाम सवाल थे यहाँ पर कि जो कौशल किशोर की जो निगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, उन पॉइंट्स में से जो उनका पॉजिटिव है वो राजनाथ सिंह का निगेटिव कह सकते हैं। यानी कौशल किशोर के लिए हमारे खुर्रम निजामी ने कहा कि कौशल किशोर की अवेलेबिलिटी है, वो जनता उनसे मिल लेती है। राजनाथ सिंह के संग ऐसा नहीं, क्योंकि 2014 के बाद वो देश के गृह मंत्री बने, अभी रक्षा मंत्री हैं, तो इस पदों पर जब कोई रहता है तो सामान्यतः उनसे बहुत भेंट नहीं हो पाती आम जन की। लेकिन बाकी अगर काम करने की बात कहेंगे तो कौशल किशोर ने वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में लगातार, चाहे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रिंग रोड हो, लखनऊ की ऊपरगामी ब्रिज हो, ये सारे उनके लिए सारे काम में राजनाथ सिंह ने जो काम किया वो शायद उत्तर प्रदेश में बाकी सांसद उसके कहीं इर्द गिर्द भी नज़र नहीं आएंगे। तो इस मामले में राजनाथ सिंह आगे भी हैं, और चूंकि ये सीट गढ़ रही है, और जब गढ़ की आप बात करते हैं तो वहाँ पर चर्चा इस बात की नहीं होती है कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, चर्चा इस बात की होती है मार्जिन क्या रहेगा। और राजनाथ सिंह जैसे नेता, राजनाथ सिंह हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव लड़ते हैं चुनाव, तो वहाँ पर चर्चा इस बात की ज़्यादा होती है कि वो उनकी जीत का मार्जिन, अगर वो जीतते भी हैं उनके लिए दोहरी चुनौती होती है, जीतते भी हैं और अगर जीत का मार्जिन कम रहता है तो बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। यही कौशल किशोर हैं जिनका जीत का मार्जिन 1,45,000 2014 में रहा था, जो अमन अभी कह रहे थे, और बाद में उनकी जीत का मार्जिन घटकर 90,000 पहुंच गया। तो ये इसका मतलब है कि आपका कनेक्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। राजनाथ सिंह के जीत का मार्जिन बढ़ता रहा है, तो एक ये बात इसीलिए भी दिगर है कि अब देखना होगा कि राजनाथ सिंह इस बार किस तरीके से मुकाबला करते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ जो कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं रविदास मेहरोत्रा, वो यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा जरूर रहे हैं, लेकिन वो एक सीमित एक उस दायरे में रहे हैं। राजनाथ सिंह का अगर आप बात करेंगे तो फिर वो एक बड़ा चेहरा है। ये बिल्कुल वैसा ही मुकाबला हो रहा है जैसे राहुल गांधी का रायबरेली में दिनेश सिंह से हो रहा है, क्योंकि दिनेश सिंह भी एक अपने आप में कद्दावर शख्सियत हैं, लेकिन राहुल गांधी एक देश के परिप्रेक्ष्य में बात होने वाले नेता हैं। उसी तर्ज पर राजनाथ सिंह देश के लिए पूरे उस परिप्रेक्ष्य में उस प्लेटफॉर्म के नेता हैं, तो उनका मुकाबला इनसे हो रहा है, रविदास मेहरोत्रा से। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा अगर आप बीएसपी में देखेंगे तो शायद सरवर मलिक तो और भी उनसे खिलाड़ी, सियासी खिलाड़ी के नाम पर तो और भी पिछड़े हैं। और जो अभी साथियों में से कहा जा रहा था कि लखनऊ की यही खासियत भी है, नफासत के शहर में, अदब के शहर में जाति मुस्लिम यहाँ पर 23.7% से ज़्यादा हैं। शिया मुसलमानों की बड़ी आबादी है, और मुस्लिम समुदाय में शिया मुसलमान तो ख़ास तौर से भी वो बीजेपी के बड़े समर्थक भी रहे हैं। और राजनाथ सिंह ऐसे नेता रहे हैं जिनकी छवि भी बड़ी उदारवादी छवि रही, वो अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत को आगे समझौते आए हैं। तो वहाँ पर उनसे किसी को दुराव नहीं है, उनसे किसी को परहेज नहीं है, उनसे किसी की नाराज़गी नहीं है। तो इसीलिए फिर से मैं बात को अपनी समअप करता हूँ कि राजनाथ सिंह के लिए ज़रूरी यही हो जाता है कि जीत का मार्जिन कितना होगा, इसको लेकर अटकलें लग रही हैं, क्यास लग रहे हैं। तो दोनों सीटों पर किस तरह का मार्जिन रहने वाला है, क्या समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। और लखनऊ की दोनों सीट, जो लखनऊ लोकसभा सीट है और मोहनलालगंज लोकसभा सीट है, इन सीटों पर ये जो हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन सीटों का समीकरण इन्होंने समझा हुआ है, लोगों से बातचीत की है। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ की सीट में किस तरह का हाल रहा है वो हमने आपको बताया, और आगे किस तरह से चुनाव ये आगे बढ़ता है और किस तरह के नतीजे सामने आते हैं वो भी जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ नीतू दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।